हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8th ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज क्या करेंगे? आज आपके किलर बैच के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आज डाटा हैंडलिंग। आपका पहला चैप्टर क्या था बताइए मुझे? रेशनल नंबर। दूसरा चैप्टर क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तीसरा चैप्टर क्या था? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल्स। हर चीज को डिटेल में पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर इज डाटा हैंडलिंग। डाटा को भाई सब हैंडल कैसे करना है उसके रिलेटेड एक चैप्टर है पूरा। और आज इस चैप्टर का हम लेक्चर नंबर 1 करेंगे। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे एनसीईआरटी के, आपकी किताब के क्वेश्चन से वही करेंगे। मैं हर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। 4.1 तक आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका शायद 4.2 तक है या नहीं? हाँ, नेक्स्ट 4.2 तक है। 4.1 तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 2 पे पढ़ेंगे। देखिए 4.1 से मैं 2 या 3 क्वेश्चन करूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। और जो ब्लू बॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जो ट्राई दीज वाले क्वेश्चन है, वो भी आपको खुद में ट्राई ही करना है। अगर नहीं बनते तो कमेंट में आके लिखो सर इस पेज नंबर का ये ट्राई दीज मुझे नहीं बना। हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर डाउट हो रहा है ट्राई दीज में अगर आप ट्राई दीज में फंस रहे हो तो तुरंत आके कमेंट करो इसी लेक्चर के नीचे जो ट्राई दीज है आपकी किताब में वो करिए। अगर नहीं हुए तो लेक्चर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर ये पेज नंबर का ये ट्राई दीज नहीं हुआ है, आप करिए। तो लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले उसको ही डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर आगे पढ़ेंगे। क्लियर है आपको? ये थोड़ा सा आपको बता रहे हैं किस प्रकार से प्रक्रिया चलने वाली है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो डाटा हैंडलिंग अगर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले जानो भाई सर डाटा ही क्या होता है। पता है किसको डाटा क्या होता है? बताओ मुझे। अरे बेटा बताओ डाटा क्या होता है? पता है? नहीं तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज डाटा? ये डाटा का बाटा क्या होता है भाई साहब बताओ। बहुत लोग कहेंगे सर डाटा कुछ नहीं होता, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही होता है। देखिए डाटा को हम यहां जो लिखा गया डेफिनेशन को मारो गोली, हम एक डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। डाटा क्या होता है? डाटा सिंपली आप लिखो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन के कुछ सेट को हम डाटा कह सकते हैं। और ये जो डेफिनेशन यहां लिखा गया है डाटा का, व्हाट इज डाटा का, ये जो डेफिनेशन यहां लिखा गया है ये आपकी किताब से मैं लाया हूं। किताब भाई साहब क्या कहता है? आपका किताब कहता है द इंफॉर्मेशन कलेक्शन इन सच ऑल केसेस इज नोन एज डाटा। वही सेम ही बात है। एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन है उनको मैंने अलग अलग प्रकार से क्या किया है? कलेक्ट किया है। यानी कुछ इंफॉर्मेशन है उनको मैंने कलेक्ट करके आपको कुछ प्रकार से रिप्रेजेंट करा है आपके सामने, उसको हम डाटा कहते हैं। डाटा इज नथिंग, इट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस। सभी केस के अंदर, ये केस क्या होता है? ये केस बेसिकली कह रहे हैं कि हम डाटा रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है यहां पर केस के अंदर। हर केस के अंदर जो इंफॉर्मेशन होते हैं उनको हम कलेक्ट करके एक इजी मेथड में आपको दिखाते हैं, वही तो डाटा होता है। डाटा क्यों होता है भाई साहब? डाटा इसलिए होता है क्योंकि आपको किसी भी चीज को इजीली समझाया जा सके। देखिए अगर मैं पॉपुलेशन बताऊं, राम के घर में 2 लोग, श्याम के घर में 5 लोग। मैंने इस प्रकार से लिखा, मान लो ये ब्लैंक पेज में ले रहा हूं। यहां पर मैंने क्या लिखा? राम के घर में, मैंने मान लो इसे लिख दिया राम के घर में 5 लोग, श्याम के घर में 50 लोग, नहीं 10 लोग, अमित के घर में 6 लोग, 20 लोग, राजा के घर में 1 लोग, मेरे घर में 2 लोग। तो क्या करोगे? आपको इस प्रकार से अच्छा लग रहा है या फिर मैं इस प्रकार से इसको ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दूं? यहां लिख दूं पर्सन्स, यहां लिख दूं नेम, होगा या नहीं? यहां नेम लिख दूं तो यहां 1, यहां लिखूंगा 5, यहां लिखूंगा 10, यहां लिखूंगा 15, यहां लिखूंगा 20। तो राम के घर में 5 लोग, तो 5 तक लेके जाओगे 5। फिर श्याम के घर में 10 लोग, यहाँ 10, ये रहा 10, तो यहाँ 10।
ये 5, यह है 5, ये 10। फिर अमृत के घर कितने हैं? 20, 20। राजा के घर में 1, मेरे घर में 2। तो ये इस प्रकार से अच्छा लग रहा है या इस प्रकार से अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली बच्चे कहेंगे सर ये वाला रिप्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है ना कि ये। तो इसी प्रकार से हम किसी जब कलेक्शंस को, ये इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन थी, ये क्या थी? ये इन्फॉर्मेशंस थी, इन्फॉर्मेशन थी। इन इन्फॉर्मेशन को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, इन डाटास को मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, तो इसको हम डाटा इन्फॉर्मेशन कहते हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो वही बात हम कर रहे हैं। डाटा क्या है? सिंपली बता रहा हूं, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज डाटा। डाटा कुछ नहीं होता है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ही डाटा होता है। या फिर आपके किताब के अनुसार इंफॉर्मेशन कलेक्शन इन ऑल सच केसेस इज नोन एज डाटा। जो इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं सभी केसेस के अंदर, कुछ भी हो सकता है, वो फैमिली काउंटिंग हो सकता है, जेंडर रेशियो हो सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है, किसी भी मुद्दे के ऊपर जो केसेस होती है उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है, किसी भी मुद्दे के ऊपर, केसेस यानी से किसी मुद्दे, जैसे कि कितने मंदिर हैं इंडिया में, है कि नहीं, कितने घर हैं इंडिया में, कितने स्कूल्स हैं इंडिया में, वो सब केस है। उन केस की इंफॉर्मेशन को जब कलेक्ट हम करते हैं और उसको रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, उसको हम डाटा कहते हैं। यानी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कलेक्टेड होते हैं हर एक मुद्दे के अंदर, उसको हम डाटा कहते हैं। देखिए डाटा के अंदर आपको इतना क्यों बताया जा रहा है, जैसे कि आपको दिमाग में सेट हो जाए डाटा होता क्या है, तो इसलिए बता रहे हैं कि डाटा क्या होता है, समझ करके आपको बढ़िया चलेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़िए भाई साहब, क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यहां पर हम किस प्रकार से डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ मेथड से, वो हम सीखेंगे। सबसे पहला मेथड है पिक्टोग्राफ। ये भाई पिक्टोग्राफ क्या होता है? ये पिक्टोग्राफ क्या है? पिक्टोरिकल, पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ क्या है? पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल। पिक्टोरिकल यानी ड्राइंग, यानी आप जब ड्राइंग के या फिर सिंबल के माध्यम से, जब आप ड्राइंग या सिंबल के माध्यम से जब डाटा को रिप्रेजेंट करते हो, तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। यहां पर हमने डाटा को रिप्रेजेंट किया है पिक्चर बनाकर या फिर सिंबल देकर। अगर एक कार, अगर पूरा एक कार का सिंबल है, अगर पूरा एक कार का सिंबल है, तो उसको हम 100 कार के मतलब से नहीं, यानी एक सिंबल, अगर इस प्रकार का एक सिंबल आपको दिख रहा है, तो ये एक प्रकार का सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 कार। यानी अगर मैं इस प्रकार का एक कार बना दूं, वो ये जो सिंबल है, ये जो एक कार का जो सिंबल है, ये फिर से समझिए, ये जो एक कार का जो सिंबल है, ये 100 कार के बराबर, ये कितने कार के बराबर है? 100 कार के बराबर है। ये जो एक कार का सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 100 कार के रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए ये वन सिंबल जो है, ये जो वन सिंबल है, ये स्टैंड करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है 100 कार के लिए। देखिए जुलाई में यहाँ पहला कार, दूसरा कार, देखिए ये एक और कार क्या है? आधा है। देखिए ये जो आधा कार है ना, ये देखिए क्या है? आधा, आधा। देखिए अगर पूरा, अगर 100 है, अगर पूरे कार, फिर से बता रहे हैं आपको, अगर ये पूरा जो सिंबल है इसका, ये जो कार का जो पूरा सिंबल है, ये कार का जो पूरा सिंबल है, अगर 100 है, तो ये आधा सिंबल का वैल्यू कितना होगा? वैल्यू कितना होगा बताइए? यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि इट डिनोट्स द 1/2 ऑफ 100। तो 1/2 ऑफ 100 कितना होता है? 1/2 इंटू 100 होता है कि नहीं? पता है कि नहीं आपको? यहाँ से काटोगे तो 50 आएगा, तो ये आ गया 50। 100 का आधा कितना होता है? ये पूरा, अगर ये एक अगर 100 है तो उसका आधा कर दो तो 50। तो जुलाई के अंदर ये एक पूरा का, ये 100, इसको हर चीज को इरेज कर देते हैं, ये आधा है आपका 50, ये पूरा एक 100, ये 100 और ये आधा 50, तो कितना आया? 100 प्लस 100 200 प्लस 50 250। अगस्त में ये पूरा कार 100, ये पूरा कार का सिंबल 100, ये पूरा कार का, देखिए ये एक पूरा कार का सिंबल रिप्रेजेंट करता है 100 कार को, तो ये पूरा 100, 100 प्लस 100 प्लस कर दो, कितना आया? 300। यह आपको पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, बताना कौन बता सकता है? ये क्वेश्चन आपको पूछा रहा है, इसका आंसर क्या होगा? करें, ये पूरा कार 100 प्लस, ऊपर लिखते हैं सितंबर महीने में, देखिए
ये पूरा कार है 100 प्लस ये पूरा एक 100, ये कार का 100 प्लस इस कार का 100, कितना आया 100, 100 प्लस 100 200 प्लस 300 प्लस 100 400, इसका आंसर आएगा 400। क्लियर है आपको? यहाँ दो क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई? जुलाई के महीने में कितने कार प्रोड्यूस्ड हुए हैं? कितने? जुलाई के अंदर 250 कार, 250। ये पहले का आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ नीचे। इस पहले का आंसर है जुलाई में हमने 250 कार बिकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन विच मंथ वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस? इन 3 महीने से, इन मंथ से, ये जो महीने हैं, इनमें से किस महीने में सबसे ज़्यादा कार प्रोड्यूस हुए? जुलाई में 250, अगस्त में 300, सितंबर में 400। तो किस में ज़्यादा है? सितंबर में 400 कार सबसे ज़्यादा है। तो इन द मंथ इन सितंबर द कार प्रोड्यूस्ड इज मैक्सिमम। ये दूसरे का आंसर। क्लियर है? पिक्टोग्राफ कंप्लीट। नेक्स्ट है एक बार ग्राफ। हाउ ए बार ग्राफ क्या होता है? देखिए, ये दूसरा मेथड है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। ये डिस्प्ले होता है इंफॉर्मेशन। हम एक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं ग्राफ्स को यूज करके। वो यूनिफॉर्म विथ, ये क्या है? ये जो है ना, ये जो वाला पार्ट, ये विथ होता है किसी भी ग्राफ का। इन सभी का विथ जो है वो सेम है। इन सभी का जो विथ है वो सेम है इन सभी का, इसलिए इसको कहा जा रहा है इनका सभी का यूनिफॉर्म विथ होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म विथ होता है। ये जो रहा, ये इसका विथ है, ये इसका विथ है, ये इसका विथ है, इन सभी का विथ सेम है और सभी एक हाइट के अपने रेस्पेक्टिव वैल्यूज इनका हाइट है। इसका हाइट ये रहा, इसका हाइट ये रहा, इसका हाइट ये रहा, इसका हाइट ये रहा, इसका हाइट ये रहा। इनके रेस्पेक्टिव वैल्यू से इनके हाइट से तो हम ज्वाइन कर दें। ये जो 2003 और 4 यहाँ क्या लिखा गया? ये इस पॉइंट को पढ़िए। बार ग्राफ्स ऑफ इक्वल विथ विद इक्वल गैप्स इन बिटवीन देम। इनका विथ जितना है उतना ही गैप इसके और इसके बीच में है। इसकी देखिए, इसकी जितनी यहाँ से यहाँ तक इतनी वैल्यू है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है सेम है। इसके बीच में गैप की वैल्यू जितनी है, इसका एक विथ जितना है। क्लियर है आपको? क्लियर है? बार हाइट्स गिव द क्वांटिटी ऑफ कैटेगरी। हर क्वांटिटी का हर बार्स में कितने क्वांटिटी पता है वो कैटेगरी हमें पता चल रहा है। जैसे कि 2003 और 4 में देखिए यहाँ क्या है? यहाँ लिखा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। यहाँ एकेडमिक ईयर, यानी एकेडमिक ईयर 2003 और 4 में 8 क्लास के 100 बच्चे थे। 8 क्लास में 100 बच्चे थे। 2004 और 5 में 8 क्लास में 200 बच्चे आए। 5 और 6 में 250 बच्चे हो गए। 2006 और 7 में 300 बच्चे हो गए और 2007 और 8 में 350 बच्चे हो गए। अब इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन के आंसर बताइए मुझे। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार? ये जो बार है ये पूरा क्या है? ये जो पूरा यहाँ लिखा ये पूरा क्या है? ये पूरा एक बार ग्राफ है। बार ग्राफ क्या है? डिस्प्ले होता है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना, बार्स का यूज। जब हम बार की मदद से, बार्स, ये क्या है? ये एक बार है, ये एक बार है। जब बार की मदद से डाटा को रिप्रेजेंट करते तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बार ग्राफ। क्या कहते हैं उसको? बार ग्राफ। क्या कहते हैं बताइए? बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बार ग्राफ। क्लियर है आपको? अब क्वेश्चंस के आंसर बताइए मुझे। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार? लिखिए, देखिए ये क्या हम बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि जो डिफरेंट एकेडमिक ईयर है, जो डिफरेंट एकेडमिक ईयर है उसमें कितने नंबर ऑफ बच्चे। तो लिख सकते हो द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 स्टडी इन द एकेडमिक ईयर। यानी ये हमें बता रहा है कि अलग अलग एकेडमिक ईयर में कितने बच्चे क्लास 8 के सेक्शन में पढ़ रहे थे। इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम? सबसे ज़्यादा किस ईयर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे?
देखिए आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा ऊंचा बार कौन है, सबसे ऊंचा बार है 2007 और 8 का, और इसमें 350 बच्चे पढ़ रहे थे। तो 2 का आंसर होगा, 2 नंबर का आंसर क्या होगा, 2007 और 8 के ईयर में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे, 350 बच्चे। इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, इन विच, देखिए ये तो दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन में डिफरेंट है। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूरा है किस ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किस ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम है, तो इसका आंसर होगा, जो तीसरे का आंसर होगा, यानी किस ईयर में सबसे ज़्यादा नंबर बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 2007 और 8 में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दूसरे का आंसर मैंने आपको गलत बताया था। दूसरे का आंसर पूछ रहा है कि किस ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी गैप किस में ज़्यादा है। तो देखो इसको, यहाँ गैप कितना है, 100, यहाँ 200 है, ये 100 है, गैप कितना है, 100 का गैप है, माइनस कर दो। यहाँ गैप 50 का है, यहाँ 50 का है, यहाँ 50 का है, यहाँ इनके बीच में गैप 50 का। सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ बढ़ रहे हैं, 2003 और 2004 में। तो 2004 में और 5 में, देखिए 2005 और 2004 और 5 के बाद 2005 और 6 में 50-50 बढ़ते जा रहे हैं। बट 2003 और 4 में पहले 100 बढ़े, यहाँ 100 बढ़े, और फिर बाद में 50-50-50 बढ़ते चले गए। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कहाँ हुए हैं, 2004 और 5 के क्षेत्र एकेडमिक ईयर में। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या बता रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005 और 6, 2005 और 6 में कितने बच्चे थे, 2005 और 6 में 200 बच्चे थे, 200 बच्चे। इज इट ट्वाइस ऑफ द 2003 एंड 4, 2003 में कितने थे, 100 बच्चे थे। क्या वो कह रहा है कि जो 2005 और 6 में जितने बच्चे पढ़ रहे थे वो डबल है 2003 और 4 में जितने बच्चे पढ़ रहे थे। देखिए 100 का डबल क्या है, 200 तो है, तो ये आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं आपका डबल बार ग्राफ। वहाँ सिंगल बार ग्राफ था, यहाँ डबल बार ग्राफ है। यहाँ 2 सेट ऑफ डाटा को एक साथ दिखाया जाता है और ये हमें कंपैरिजन करने में मदद करता है। जैसे कि जो वाइट वाला है ये 2005 और 6 का है, और जो ग्रे वाला जो कलर्ड है वो 2006 और 7 का है। क्लियर है। देखिए मैथ्स यहाँ लिखे सब्जेक्ट, यहाँ लिखा गया नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ मैथ के अंदर 2005 और 6 में बच्चे रखे थे 30 नंबर। वही मैथ के अंदर 2006 और 7 में बच्चे रखे 60 नंबर। सोशल साइंस के अंदर बच्चे 2005 और 6 में रखे थे 50 नंबर, और सोशल साइंस के अंदर बच्चे कितने रखे, ये 50 और 60 के बीच में आ रहा है, तो 55, 50 और 60 के बीच है तो 55। साइंस के अंदर बच्चे रख रहे थे पहले 2005 और 6 में 40 और 50 के बीच है, तो 45, और ये 50 आ रहा है। कौन, मैं साइंस के अंदर 2006 में बच्चे। ये इंग्लिश भी सेम आ रहा है, इंग्लिश भी सेम आ रहा है 50 2005 और 6 में, और इंग्लिश 2006 और 7 में 45 आ रहा है। और हिंदी में देखिए, हिंदी में बच्चों ने 2005 और 6 में जितना नंबर स्कोर किया था, इसको थोड़ा सा स्कोर किया था उतना ही नंबर 2006 और 7 में। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार, ये डबल ग्राफ क्या बता रहा है, ये डबल बार ग्राफ आपको बता रहा है कि 2005 और 6 और 2006 और 7 में जो बच्चे डिफरेंट सब्जेक्ट से मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश में उनके मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए थे उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इन परफॉर्मेंस किस में बढ़ा है। इसमें तो पूरा सेम ही है, बिल्कुल बढ़ा नहीं। इसमें पहले बढ़ा था, अब घट गया। इंग्लिश में तो भाई साहब घट गया है। साइंस में बहुत कम बढ़ा है, साइंस में बहुत कम बढ़ा है, इसमें भी बहुत कम बढ़ा है। देखिए पहले मैथ के अंदर 2005 और 6 में बच्चे बहुत कम 30 नंबर रखते थे, बट 2006 और 7 में बच्चों ने मैथ में भाई साहब भयंकर तरीके से इंप्रूवमेंट किया है, वो 60 नंबर रखे।
तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कहाँ हो रहा है? सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट मैथ्स वाले सब्जेक्ट में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस डेट्रॉयड, डेट्रॉयड यानी घटा है। देखिए किस सब्जेक्ट में क्या हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं अब। किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस घटा है? इसमें तो भाई से भयंकर बढ़ा है, थोड़ा बढ़ा है, थोड़ा बढ़ा है, घटा है। तो घटा इंग्लिश में है। इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस 8 पार, 8 पार यानी यहां लिख लो 8 पार यानी इक्वल होता है। इक्वल कहाँ है? हिंदी में। इक्वल हिंदी में, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्कल ग्राफ और जिसको हम पाई चार्ट प्यार से कहते हैं, प्यार से। पाई चार्ट में क्या होता है, एक सर्कल होता है और सर्कल में आपको बताया गया हो, जैसे कि यहाँ पर सर्कल बनाया गया और सर्कल में आपको स्लीप 8 घंटे दिखा रहा है, स्कूल 6 घंटे दिखा रहा है, प्ले 3 घंटे दिखा रहा है, अदर्स 3 घंटे दिखा रहा है, होमवर्क 4 घंटे दिखा रहा है। इसमें क्या दिखा रहा है, 15 से 16 साल के 60 साल के जो बच्चे हैं वो 50,000 कमाते हैं। क्या है यही साहब? एक टाउन में कितने एज ग्रुप के लोग रहते हैं? एक टाउन है जिसमें 15 से 60 साल के लोग 50,000 रहते हैं, 30,000 लोग जो 0 से 14 साल के अंदर रहते हैं, 60 साल से ज़्यादा लोग 20,000 रहते हैं। इन दोनों फिगर को हम क्या कहते हैं? सर्कल ग्राफ कहते हैं। ये जो सर्कल ग्राफ हमें दिखाता है एक रिलेशनशिप होल एंड इट्स पार्ट्स की। जो होल्स क्या होता है, होल्स यानी एक सर्कल होता है और सर्कल के पार्ट के, ये सर्कल पूरा है, ये सर्कल मान लो 1 है, ये सर्कल मान लो 1 है। अगर इस सर्कल को मैंने आधे से काट दिया तो ये 1/2 बन जाएगा और ये 1/2 बन जाएगा। अगर इसको मैं 4 भाग कर देता हूँ, इस सर्कल को अगर इस सर्कल को मैं 4 भाग कर देता हूँ तो ये 1/4, ये 1/4, 1, ये 1/4, ये 1/4। ये है होल्स और उसके पार्ट्स। ये सर्कल चार्ट और सर्कल ग्राफ और जो पाई चार्ट है ये हमें होल्स एंड इट्स पार्ट के बारे में दिखाता है। और होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। ये जो स्लीप है, स्कूल है, प्ले है, अदर्स, होमवर्क, ये क्या है, इनको हम सेक्टर्स कहते हैं। एंड साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी। अगर देखिए स्लीप कितना है, देखिए आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इन सभी में से स्लीप क्या है, 8 घंटा है, तो सबसे ज़्यादा एरिया उसको दिया गया है। उसके बाद 6 आवर स्कूल से जो सेकेंड सबसे बड़ा है उसको का उससे थोड़ा कम दिया गया है, उससे कम होमवर्क उसको और कम दिया गया है, और इनको एक जैसे दिया गया है। जैसे कि यहाँ क्या है, 15 से 60 साल के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, 50,000 लोग रहते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा एरिया इसको दिया गया है। सबसे कम किसे यहाँ रहते हैं 20,000, तो यहाँ सबसे कम दिया गया है। ये मीडियम तो मीडियम दिया गया है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने जो ग्राफ देखा, द प्रोपोर्शन निकालोगे कैसे, एक सेक्टर का प्रोपोर्शनलिटी लिखोगे कैसे? देखिए अगर मान लो मुझे स्लीप का प्रोपोर्शन निकालना है तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स। कितने मुझे स्लीपिंग आवर दिए गए, 8 स्लीपिंग आवर लिखे 8। और टोटल कितने घंटे होते हैं दिन में? एक दिन में देखिए द टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड के द्वारा एक दिन में जो टाइम स्पेंड किया जा रहा है उसका पाई चार्ट है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अगर 8, 6, 14, 4, 18, 3, 21, 3, 24, तो इस सर्कल का पूरा मिलाओगे तो ये 24 घंटे के बराबर होता है, 24 घंटे के बराबर होता है। अगर आपको स्लीप का प्रपोर्शन निकालना है तो नंबर ऑफ आवर्स गिवन टू स्लीप अपॉन टोटल आवर। तो कितने घंटे स्लीप को दिए गए? 8 घंटे। टोटल कितना है? 12। अगर हम 8 से काटेंगे, 8 1 जा 8 3 तो 1/3 आ गया। तो हमें सर्कल का 1/3 पार्ट, सर्कल का 1/3 पार्ट यानी 3 भाग में से एक भाग, जो 1/3 सर्कल का जो 1/3 पार्ट है वो हमें स्लीप को देना है। उसी प्रकार से अगर आप स्कूल का निकालोगे तो स्कूल को कितने घंटे दिए गए हैं, अपॉन बाय डिवाइड करोगे होल डे के आवर्स में, तो टोटल स्कूल को 6 घंटे दिए गए हैं, टोटल आवर 24 है, तो 6 से कटेगा 1, 6 से कटेगा 4, 1/4। तो 1/4 पार्ट हमें सर्कल का लेना है इस सेक्टर के लिए। उसी प्रकार से अलग के निकाल सकते हो और आपको टोटल कितना मिलेगा आप निकालो भाई साहब। अगर हमने स्कूल का निकाला 6/24 कितना है 1/4। यहाँ 4 घंटे दिए गए, इतना 4 घंटे तो 4/24, 1/6,
3 घंटे हैं तो 3/24 कितना होगा, 3 1 जा 3 8, ये भी सेम 1/8 होगा। यहाँ देख लो, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हमें पता था 1 घंटे में, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। क्या यहाँ हमें पता है कितने लोग हैं, क्या आपको पता है? देखिए यहाँ 50,000, यहाँ 20, यहाँ 30, तो प्लस हर किसी को ऐड कर दो। 30,000, 30,000 ये 30, ये 1000 यहाँ मैंने लिख दिया, फिर 20,000, फिर 50,000, टोटल कितना हो रहा है? इसको मैंने ऐड किया, कितना आ रहा है? ये 1000, ये 0, ये 5, ये 5, 10, कितने आए? 1 लाख। ये टोटल है 1 लाख, टोटल है 1 लाख। इसका प्रोपोर्शन निकालोगे तो कितना आएगा? 30,000 बटे 1 लाख। 3 0 से 3 0 कटा, 1 0 से 1 कटा, तो 3/10 आ गया। ये 50,000 अपॉन 1 लाख। 4 0 से 4 0 कटा तो 5/10 आ गया। ये 20,000 कितना होगा? ये 20,000 कितना होगा बताइए मुझे? 20,000 कितना होगा? 20,000 अपॉन 1 लाख। 3 0 से 3 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो 2/10। क्लियर है आपको? आइए, ये आपको हमने बताया। सर्कल ग्राफ को हम अदरवाइज एक पाई चार्ट भी कहते हैं। पाई चार्ट को ड्रॉ करने का तरीका क्या है समझिए। ड्राइंग ए पाई चार्ट, यहां हमें दिया गया है क्या, इसका पाई चार्ट बना सकते हो? देखिए पाई चार्ट बनाने कहते हैं वो ये स्लाइड हमें बताएगा। देखिए आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ से यहीं पर स्टॉप करेंगे, यहीं पर इसी टॉपिक, ये टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक है, फिर चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस टॉपिक को देखेंगे फिर छुट्टी कर देंगे। ड्राइंग अ पाई चार्ट, ड्राइंग कैसे करें, पाई चार्ट का ड्राइंग किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ फेवराइट फ्लेवर्स, आइसक्रीम में कुछ फेवराइट फ्लेवर्स आपको नीचे दिए गए हैं और उनके परसेंटेज दिए गए। देखिए फ्लेवर जैसे कि चॉकलेट, वनीला और अदर फ्लेवर्स हो गए। कितने मात्रा, कितने प्रतिशत, कितने परसेंटेज के जो स्टूडेंट्स हैं उस फ्लेवर्स को प्रेफर करते हैं, कितने बच्चों को ये जो फ्लेवर है पसंद आता है। देखिए चॉकलेट 50% बच्चों को पसंद आता है, वनीला 25% बच्चों को पसंद आता है, अदर 25% बच्चों को पसंद आता है। ये आपके नए बुक को हम देख के पढ़ा रहे हैं, नेशनलाइज 2023 और 24 नए बुक को देख के पढ़ा रहे हैं। यहां देखिए, तो लेट अस रिप्रेजेंट दिस इन ए पाई चार्ट। देखिए ये जो पूरा सर्कल होता है ये 360 डिग्री होता है। देखिए आपको पता है एक लाइन 80 डिग्री, ये 80 डिग्री का होता है ना, ये 80 डिग्री है कि नहीं, ये 80 डिग्री, ये 90। देखो ये एक सर्कल है, इसको मैंने 4 भाग में डिवाइड किया। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, तो ये पूरा 180 हो गया। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये पूरा 180 हो गया। 180 180 360, तो पूरा जो सर्कल होता है वो 360 होता है। पूरा जो सर्कल होता है वो 360 होता है। तो यहाँ द टोटल एंगल ऑफ ए सर्कल इज 360, और जो सेंट्रल एंगल होता है वो भी 360 का होता है। जो सेंट्रल एंगल ये 360 का होता है। आधा कर दोगे तो ये 180, ये 180, 4 भाग करो तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, 90 है कि नहीं। इसको इरेज करते हैं। फ्लेवर्स क्या क्या मैंने लिख दिया, चॉकलेट, वनीला, अदर्स। और स्टूडेंट्स जो कि उनको प्रिफर करते हैं उनका परसेंटेज 50%, 25%, 25%। 50% का मतलब क्या होता है, 50/100%, यानी टोटल परसेंट होता है 100। अगर मैं लिखूं 1%, उसका मतलब होता है 1/100, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 ही होता है। तो 50% आप लिख रहे हो तो 50/100, तो
तो इन फ्रैक्शन क्या होगा, 50% यानी 50/100 में लिखा, 50/100। अगर 50/100 को अगर काटोगे, 50/100 को आप काट सकते हो या नहीं, तो लिखो भाई सब 50/100। एक जीरो से एक जीरो कटा, अगर 5 से काटोगे तो 5 1, जब 5 से काटोगे तो 2, तो 1/2 आ गया। 25% यानी 25/100 होता है, कितना होता है 25/100। तो अगर 5 से काटोगे ये आएगा कितना 20, अगर 5 से काटोगे आएगा 5, अगर 5 1 जा 5 4 जा तो 1/4 आएगा। या फिर डायरेक्ट भी काट सकते थे 25/100। 25 आपको पता है 25 4 जा कितना होता है, 25 4 जा 100 होता है, पता है कि नहीं आपको। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4। अब क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ 360। अगर हमें देखिए, पहले तो हमने फ्रैक्शन निकाल दिया, अब हमें इनको पाई चार्ट में जिस प्रकार से फिट करना है, अगर इन्हें हमें पाई चार्ट में फिट करना है तो इन्हें हम क्या करेंगे, 360 के फ्रैक्शन में करेंगे, भाग करेंगे, यानी इनका फ्रैक्शन निकालेंगे, पार्ट्स निकालेंगे। तो हमें पता है 1/2 चॉकलेट का निकालेंगे, चॉकलेट का है 1/2 ऑफ 360 डिग्री, क्योंकि टोटल सर्कल का एंगल है 360। तो 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बोर्ड मास आपको याद है, बोर्ड मास रूल, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ यानी मल्टीप्लाई होता है, पता था या नहीं, या भूल गए थे। 1/2 इंटू 360 कितना होगा 2, अगर 360 को मैं 2 से काटूंगा तो क्या होगा, 2 1 जा, ये होगा 2 1 जा कितना, या डिवाइड ही कर लेते हैं आपके लिए, आपको समझ नहीं आएगा। 2 1 जा 2, 1 6 8 16 0, 180। याद रख लो, अगर 360 को अगर 360/2 है, अगर 360 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये 180 आएगा, तो ये 180 आ गया। उसके नीचे आए थे 1/4, 1/4 ऑफ 360, 1/4 मल्टीप्लायर 360। 360 को अगर मैं 4 से काट तो ये 90 आता है, क्योंकि 360 का 4 भाग करोगे तो 90 आएगा। जैसे कि सर्कल, ये सर्कल है, इसको मैं 4 भाग डिवाइड करूँ तो ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये आ गया 90, ये आ गया 90। तो अब बनाए, सर्कल बनाइए, अब रिप्रेजेंट करिए। देखिए जो पूरा सर्कल होता है हमारा, जो पूरा सर्कल होता है वो 360 होता है। 360 में से अगर मैंने इसको 20 से काट दिया, मैंने इस सर्कल को 2 भाग कर लिया, ये पूरा सर्कल है 360, ये आधा, इसका इस 360 का मैंने आधा कर लिया, तो ये 180, ये 180। अब इस 180 को मैंने आधे से काट दिया तो ये आ गया 90, ये आ गया 90। तो ये 180 किसका डिग्री था, 180 था चॉकलेट का, यहां लिखो चॉकलेट। 90 किसका था, ये तो 90 था, ये किसका था, ये 90 आपका वैनिला का था, और ये अदर का था, अदर्स फ्लेवर। क्लियर है आपको। ड्रॉ ए सर्कल विथ एनी कॉन्वेक्स रेडियस, आपने रेडियस को लिखा, आपको एक सर्कल बना दिया आपने। द एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर चॉकलेट इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इसका आधा कर दिया, 360 का, ये चॉकलेट का आ गया। और एंगल एओ डिग्री के एओडी, एंगल एओबी, ये जो एंगल है एक स्ट्रेट, देखिए हम 180 को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, याद है कि नहीं। ये राइट एंगल 90 होता है, पता था, ये 180 होता है, तो ये स्ट्रेट एंगल है, तो 180 आ गया। और ये 90 होता है, ये 90 और ये 90, तो ये पूरा पाई चार्ट आपको बनेगा, हमने दिखा दिया। क्लियर है आपको। तो यहीं तक आज पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आज यहीं तक हमने पढ़ा है, और अभी ये लेक्चर छुट्टी कर रहे हैं आपकी। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आज और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाए थे, ये भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपके लिए लाए थे हम, ये बहुत क्वेश्चंस आपके लिए आए थे, ये क्वेश्चंस लाए थे आपके लिए, नहीं कर पाए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।